कैम्बोडियन जेनोसाइड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में हुए एक ऐसे जेनोसाइड की जिसके विक्टिम्स, फैमिलीज और पूरी कम्युनिटी आज भी जस्टिस के इंतजार में है। ये जेनोसाइड हुआ था कैम्बोडिया में खमेर रूज की सरकार के दौरान। खमेर रूज के लीडर का नाम था पोल पॉट, जिसने 1975 से 1979 तक कैम्बोडिया पर रूल किया था। ये 4 साल कैम्बोडिया के इतिहास के काले अध्याय कहे जा सकते हैं। इस दौरान दुनिया ने ऐसा नरसंहार देखा जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो गई। दोस्तों, कैम्बोडियन जेनोसाइड के बारे में बात करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस समय वर्ल्ड स्टेज पर कोल्ड वॉर अपनी पीक पर चल रहा था और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद माओ जेडोंग पावर में आ चुके थे। माओ की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ईस्ट एशियन नेशंस में तेजी से स्प्रेड हो रही थी। ऐसी ही सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैम्बोडियन जेनोसाइड को जन्म देती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि खमेर रूज पावर में कैसे आती है। राइज ऑफ द खमेर रूज। दोस्तों, कैम्बोडिया साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक देश है जिसकी कैपिटल का नाम नॉम पेन है। जेनोसाइड से पहले यहां की पॉपुलेशन लगभग 7 मिलियन थी, जिनमें ज्यादातर बुद्धिस्ट थे। कैम्बोडिया के बॉर्डर पर थाईलैंड, लाओस और वियतनाम लोकेटेड हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न बॉर्डर पर चाइना भी इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर है। 1953 में कैम्बोडिया को करीब 100 साल बाद फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आजादी मिलती है और पावर कैम्बोडिया के प्रिंस सिहानूक के पास आ जाती है। इनके रूल के समय पड़ोसी देश वियतनाम में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनामीज आर्मी, जिसे यूएस हेल्प कर रहा था, आमने सामने होते हैं। इस दौरान कैम्बोडिया दोनों ही साइड्स को सपोर्ट देकर अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। वियत कॉन्ग को सप्लाईज के लिए कैम्बोडियन पोर्ट्स यूज करने दिए जाते हैं। वियत कॉन्ग साउथ वियतनाम में एक्टिव कम्युनिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट का पार्ट थी और वियतनाम वॉर में साउथ वियतनाम के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। साथ ही यूएस को कैम्बोडिया में वियत कॉन्ग के हाइडआउट्स को सीक्रेटली बॉम्ब करना भी अलाउ किया जाता था। लेकिन 1970 में प्रिंस सिहानूक को कैम्बोडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लॉन नॉल एक मिलिट्री कू के थ्रू पावर से हटा देते हैं। इसके बाद कैम्बोडिया में नई खमेर रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है और लॉन नॉल इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रिंस शिनोक और उनके फॉलोअर्स खमेर रूज नाम की कम्युनिस्ट गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हाथ मिला लेते हैं। दोस्तों, खमेर रूज गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन 1970 में स्थापित की गई थी। इसके लीडर पोल पॉट ने फ्रांस में शिक्षा प्राप्त की थी और ये माओइस्ट या चाइनीज कम्युनिज्म को काफी पसंद करता था। पोल पॉट माओइस्ट कम्युनिस्ट मॉडल पर बेस्ड एक नए कैम्बोडिया का क्रिएशन करना चाहता था। उसका एम था कैम्बोडिया को प्रिमिटिव ईयर 0 की तरफ ले जाया जाए, जहां सभी सिटीजन्स रूरल वर्क प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और सभी वेस्टर्न इनोवेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पोल पॉट अपने ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए चाइनीज ट्रेनिंग टैक्टिक्स अडॉप्ट करता है और वियत कॉन्ग का सपोर्ट भी लेता है और फिर जल्दी ही एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स तैयार कर ली जाती है। 1970 में खमेर रूज यूएस बैक्ड खमेर रिपब्लिक के साथ सिविल वॉर शुरू कर देती है। लॉन नॉल की गवर्नमेंट प्रो वेस्टर्न एंटी कम्युनिस्ट रुख इख्तियार कर चुकी थी और कैम्बोडिया से नॉर्थ वियतनामीज और वियत कॉन्ग फोर्सेस के विड्रॉल की डिमांड कर रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि लॉन नॉल ने प्रिंस सिहानूक के न्यूट्रलिटी स्टैंस को अबैंडन कर दिया था। इसकी जगह पर उन्होंने यूएस और साउथ वियतनाम के साथ क्लोज टाइज एस्टैब्लिश कर लिए थे। यूएस ट्रूप्स अब खुलेआम कैम्बोडिया में घुसने लगी थी और वहां से वियत कॉन्ग के साथ अपना संघर्ष जारी रख रहे थे। इसी वजह से कैम्बोडिया जल्दी ही बैटलफील्ड बन जाता है और यूएस ट्रूप्स एयरबेसेस, बैरक्स और वेपन्स को हार्बर करने लगता है। सस्पेक्टेड वियत कॉन्ग टारगेट्स को खत्म करने के चक्कर में अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स के द्वारा करीब 7,50,000 कैम्बोडियंस भी मारे जाते हैं। इस हेवी अमेरिकन बॉम्बार्डमेंट और लॉन नॉल के अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन ने पोल पॉट के खमेर रूज गोरिल्ला मूवमेंट को नए रिक्रूट्स देने का काम किया। बड़े स्तर पर कैम्बोडियन लाइव्स के लॉस की वजह से बहुत से कैम्बोडियंस वेस्टर्न डेमोक्रेसी से डिसएन्चेंटेड महसूस करते हैं। ऐसे में पोल पॉट का कम्युनिज्म उनके लिए नई होप, प्रॉमिसेस और नेशनल पीस की इमेजेस लेकर आता है। साथ ही चाइना भी कम्युनिज्म के स्प्रेड के लिए इस समय भारी मदद दे रहा था।
जिसकी वजह से 1975 तक पोल पॉट के फोर्सेस की संख्या 7 लाख से ऊपर हो गई थी। 1975 में ही खमेर रूज के गोरिल्ला फोर्सेस लॉन नॉल की गवर्नमेंट को हरा देते हैं। इसके बाद कैम्बोडिया में खमेर रूज की सरकार बनती है और यहीं से शुरू हो जाता है कैम्बोडियन जेनोसाइड का भयानक सिलसिला, टर्निंग कैम्बोडिया इनटू अ कम्युनिस्ट मॉडल एंड द रिजल्टिंग जेनोसाइड। दोस्तों, खमेर रूज के पावर में आते ही कैम्बोडिया को माओस चाइना के कम्युनिस्ट मॉडल में रिकंस्ट्रक्ट करने का मिशन भी शुरू हो जाता है। खमेर रूज का मानना था कि आइडियल कम्युनिस्ट मॉडल अचीव करने के लिए सभी कैम्बोडियंस को कलेक्टिव फार्म्स में लेबरर्स की तरह काम करना होगा और जो भी इस सिस्टम को अपोज करेगा उसे रास्ते से हटाना होगा। यही एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज कैम्बोडियन जेनोसाइड को जन्म देती हैं। कैम्बोडिया के लोगों को फोर्सफुली उनके घर से बाहर करना शुरू कर दिया जाता है। बीमार, डिसेबल्ड, ओल्ड और यंग लोग जो कलेक्टिवाइज्ड फार्म्स और लेबर कैंप्स तक की जर्नी नहीं कर सकते थे, उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता था। साथ ही ऐसे लोगों की भी हत्या कर दी जाती है जो जाने से मना करते हैं। इसके अलावा नई गवर्नमेंट को अपोज करने वाले सभी लोगों की भी यही सजा होती है। इनकी टारगेट लिस्ट में इंटेलेक्चुअल्स और वेस्टर्न एजुकेटेड कैम्बोडियंस भी थे। शहर से जबरदस्ती लोगों को गांव भेज दिया जाता है। सिटीजन्स के सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को खत्म कर दिया जाता है। बच्चों को पेरेंट्स से अलग करके फोर्स्ड लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है। फैक्ट्रीज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाते हैं और इनके ओनर्स, पुराने एम्प्लॉइज और उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज तक का मर्डर कर दिया जाता है। रिलीजन बैन कर दिया जाता है। बुद्धिस्ट मंक्स और क्रिश्चियन मिशनरीज की निर्दयता से हत्या कर दी जाती है। टेम्पल्स और चर्चेस को जला दिया जाता है। खमेर रूज के अंदर कुछ रेसिस्ट सेंटिमेंट्स भी मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर हत्याएं मिलिटेंट कम्युनिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा से ही इंस्पायर्ड थी। फॉरेन लैंग्वेज बोलने पर, चश्मा पहनने पर, हंसने पर या रोने पर लोगों को गोली मार देना आम बात हो गई थी। पोल पॉट की आइडियोलॉजी को एक खमेर स्लोगन के जरिए समझा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि टू स्पेयर यू इज नो प्रॉफिट, टू डिस्ट्रॉय यू इज नो लॉस। यानी कि तुम्हें छोड़ देने में कोई फायदा नहीं है और तुम्हें खत्म करने में कोई नुकसान नहीं। मतलब ये हुआ, किसी न किसी तरह लोगों की हत्या ही करनी है और कैम्बोडियन एस्टैब्लिशमेंट में जान की कोई कीमत नहीं थी, स्पेशली अगर वो कम्युनिज्म को न मानते हों। जो कैम्बोडियंस बच जाते हैं उन्हें एंडलेस आवर्स के लिए मिनिमम राशन पर अनपेड लेबर की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें मिलिट्री बैरक्स की तरह पब्लिक कम्यून में रहने के लिए फोर्स किया जाता है, जहां हमेशा ही खाने की कमी बनी रहती थी और अलग अलग तरह की बीमारी फैलती रहती थी। मतलब जीना तो मरने से भी ज्यादा कठिन हो जाता है। गुलामों की तरह काम करने, भूखे रहने, इंजरी और इलनेस के कारण बहुत से कैम्बोडियंस फिजिकल वर्क करने में असमर्थ हो जाते थे और सिस्टम पर फालतू खर्चा समझकर खमेर रूज इनकी भी हत्या कर देता था। जेनोसाइड की ये भयानक कंडीशंस 3 साल तक ऐसे ही चलती रहती हैं। 1978 में वियतनाम कैम्बोडिया का इन्वेजन करता है और 1979 में फाइनली खमेर रूज की सरकार का एंड होता है। पोल पॉट के शासनकाल में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, यानी कैम्बोडिया की करीब 25% पॉपुलेशन इस दौरान खत्म हो जाती है। लेकिन कैम्बोडियंस की परेशानी अभी भी खत्म नहीं होती। खमेर रूज के फॉल के बाद भी ये लोग सफर करते रहते हैं। आफ्टरमैथ ऑफ खमेर रूज फॉल। दोस्तों, 1978 में जब वियतनामीज कैम्बोडिया पर अटैक करते हैं तो उन्हें लिबरेटर की तरह देखा जाता है, क्योंकि वो कैम्बोडियन पीपल को पोल पॉट की जेनोसाइडल रेजीम से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन जब 1979 में वियतनाम कैम्बोडिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है, तब कैम्बोडिया पूरी तरह से बर्बादी की हालत में था। पोल पॉट के समय में इकोनॉमी फेल हो चुकी थी और सभी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और प्लानर्स जो कैम्बोडिया को रीऑर्गेनाइज कर सकते थे, उन्हें तो जेनोसाइड के दौरान मार दिया गया था। कम्युनिस्ट वियतनाम के कंट्रोल में होने के कारण वेस्टर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी कैम्बोडिया के लोगों की मदद के लिए तैयार नहीं थे। इसके उल्टा यूएस और यूके एग्जाइल में गए खमेर रूज के फोर्सेस को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि इस समय खमेर रूज ने वियतनाम और कम्युनिज्म का विरोध करने की शपथ ले ली थी। इस वजह से जिन वियतनामीज को लिबरेटर समझा जा रहा था,
वो जल्दी ही अनवेलकम ऑक्यूपायर्स बन गए थे। इसका एक कारण यह भी था कि ये 10 साल के लंबे समय के लिए कैम्बोडिया पर अपना कंट्रोल रखते हैं। एक तरफ ये हॉस्टाइल वियतनामीज ऑक्यूपेशन और दूसरी तरफ खमेर रूज की गोरिल्ला फोर्सेस का कंटिन्यूड थ्रेट कैम्बोडिया को अंडर डेवलप्ड कंडीशंस में बनाए रखता है। बहुत से कैम्बोडियंस देश छोड़कर थाईलैंड माइग्रेट करने लगते हैं। इस जर्नी के दौरान कुछ भूख से मरते हैं तो कुछ खमेर रूज के सोल्जर्स द्वारा वेस्टर्न बॉर्डर पर बिछाई गई लैंड माइंस का शिकार हो जाते हैं। जो थाईलैंड पहुंच जाते हैं वो कैंप्स में अपने साथ मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा जैसी जानलेवा बीमारी भी ले जाते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के अनुसार खमेर रूज के फॉल के अगले ही साल 6,50,000 लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा 1978 से 1989 तक चले मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में और 14,000 कैम्बोडियन सिविलियंस को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। 1989 में वियतनाम कैम्बोडिया से विथड्रॉ करता है और 1991 में एक पीस अग्रीमेंट साइन किया जाता है। बुद्धिज्म को फिर से ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया जाता है और 1993 में कैम्बोडिया में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। लेकिन जिन्होंने कैम्बोडिया की ये हालत कर दी, उनका क्या? आइए जानते हैं। जस्टिस फॉर द जेनोसाइड विक्टिम्स, नॉट सो इजी। दोस्तों, कैम्बोडियन जेनोसाइड के विक्टिम्स को जस्टिस देने के लिए यूएन मेंबर्स ने 1994 में खमेर रूज ट्राइब्यूनल की डिमांड की थी, जिसके बाद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंबर्स इन द कोर्ट्स ऑफ कैम्बोडिया ECCC को एस्टैब्लिश किया गया था और नवंबर 2007 में फाइनली ट्रायल शुरू किए गए थे, जो आज तक चल रहे हैं। बहुत से सस्पेक्टेड परपिट्रेटर्स तो वियतनाम के साथ मिलिट्री स्ट्रगल में मारे गए थे। कुछ लोगों को खमेर रूज के लिए खतरा मानकर खुद ही एलिमिनेट कर दिया गया था। 1997 में खमेर रूज के मेंबर्स ने पॉल पॉट को अरेस्ट किया था और एक मॉक ट्रायल में पॉल पॉट को गिल्टी माना गया था। लेकिन 1998 में नेचुरल कॉजेज के कारण पॉल पॉट की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अपने गुनाह की सजा काटने के लिए यह जिंदा नहीं बचता है। खमेर रूज को 1999 में ऑफिशियली डिसबैंड कर दिया जाता है। ECCC ट्राइब्यूनल की अक्सर आलोचना होती है क्योंकि 11 साल ऑपरेशनल रहने के बाद भी ये सिर्फ 3 ही कन्विक्शंस दे पाई थी और इस पर $300 मिलियन खर्च हो चुके हैं। क्राइम की गंभीरता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जेनोसाइड के विक्टिम्स के साथ जस्टिस आज तक नहीं हो पाई है। कंक्लूजन। दोस्तों, कैम्बोडियन जेनोसाइड ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इतने बड़े स्तर पर लोगों को मार दिया जाता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी नहीं कर पाती। खुद को ह्यूमन राइट्स का रखवाला कहने वाला यूएस उस समय खुद वियतनाम में ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस में बिजी था। कैम्बोडियन लोगों के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई जाती। पॉल पॉट रेजीम के ये 4 साल सिर्फ कैम्बोडियन हिस्ट्री के ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के काले अध्याय में गिने जा सकते हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि कैम्बोडियन विक्टिम्स को जल्द ही जस्टिस मिले और फ्यूचर में कभी कोई रेजीम फिर ऐसा करने की सोच न सके।